ओके, अब तो हम इसको जंग ही कहेंगे बिकॉज कुछ अरसे से हम देख रहे थे, हम इस स्कर्मिशेज या हमारे तज्जियाकार भी ये कहते थे कि शायद ज़्यादा देर ना चले, लेकिन अमरीकी फ़ौज ने मुसलसल 10th डे यानी 10वीं रात ईरान पर हमले जारी रखे हैं और फ़ौजी कमांड मराकज़, मिसाइल और ड्रोन लॉन्चिंग मकामात और फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाया है। तो दे आर एक्चुअली बड़ा पिन पॉइंट करके टारगेट कर रहे हैं और ईरान के शहरों यानी एस्फहान, चाबहार, कोनाक, सिर्क, केशम और बंदर अब्बास में धमाके हुए हैं और ईरान के पासरान इनकलाब का कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ के जनूबी रास्ते से गुजरने की कोशिश में धमाकों से तेल बरदार और टैंकर्स जो हैं जहाज़ों में आग लग गई। 2 टैंकर्स प्रिसाइसली। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी का कहना है कि ओमान के करीब आबनाए हुर्मुज़ में एक टैंकर पर हमला हुआ। जहाज़ का हमला लाइफ पोर्ट पर सवार हो चुका है। पासदारान ने कहा कि मिसाइल और ड्रोन हमलों में बहरीन में अमरीकी रेडार और एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना, पेट्रियाट एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया गया। कुवैत में अमरीकी रेडार, मवासिलाती और सैटेलाइट तनसीबात को निशाना बनाया गया। कुवैत के अली सालम एयरबेस पर ड्रोन हैंगर और अहमद अल जाबिर बेस पर अमरीकी फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। कुवैती फ़ौज का कहना है कि फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने ईरानी मिसाइल और ड्रोन्स को तबाह कर दिया है। इराक के शहर अरबेल में अल हरीर एयरबेस के करीब धमाका खेज़ मवाद से भरा ड्रोन मार गिराने का दावा किया गया है। तर्जुमान ईरानी वज़ीर ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने गैर मुल्की एजेंसी को बताया कि सालिसों ने 10 रोज़ा जंगबंदी की तजवीज़ दी है ताकि ईरान अमरीका अबूरी माहदे की बहाली का काम कुछ आगे बढ़ सके। ईरानी वज़ीर दाखिला पाकिस्तान के दौरे पर भी हैं। आपको बताएं कि दूसरी तरफ अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने भी ईरान से सिफारती हल के लिए ट्रंप इंतज़ामिया की आमादगी का ग्रीन सिग्नल दिया है। दे डू वांट टू स्टॉप एंड टॉक परहैप्स। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर सर्वे भी एक शेयर किया। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। 60% से ज़्यादा अमरीकियों ने ईरान से अमन मुआहदे की हिमायत की है इसमें, और इसने अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ट्रंप शायद कहीं ना कहीं खुद भी मसले का सिफारती हल चाहते हैं। शायद नहीं, वो डेफिनेटली चाहते हैं। वो कहते भी रहते हैं, लेकिन उन्होंने ज़ाहिर कल ही की ये खबर है कि उन्होंने ये सर्वे शेयर किया, तो ये बताना चाहते हैं या ये राय आमा बेहतर बनाना चाहते हैं कि हाँ जी ज़्यादातर लोग उनके साथ हैं। ईरानी वज़ीर दाखिला का दौरा पाकिस्तान भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। उधर कल एक तशवीशनाक खबर ये सामने आई कि यमन के हूसियों ने सऊदी अरब की बहरी नाकाबंदी का ऐलान कर दिया है। ये भी आपको बताएं कि यमन के करीब आबी गुजरगाह बाबुल मंदब के ज़रिए सऊदी अरब अपना तेल दीगर मुल्कों को भेजता है। ख़ासतौर पर आबने हुर्मुज़ की बंदिश के बाद बाबुल मंदब एक तरह से मुतबादिल समंदरी रास्ता समझा जाता है। पर्टिकुलरली यूरोप की जो सारी कनेक्टिविटी है वो इसी के थ्रू है। यमन के हूसी ईरान के हिमायती हैं और ये हूसी पहले भी बाबुल मंदब को अपने हमलों से मुतासर कर चुके हैं, प्रैक्टिकली बंद भी कर चुके हैं। सो ये है सूरत हाल। अब यहाँ से फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स क्या हो सकता है, क्या हो रहा है, और बाबुल मंदब बंद करने का ऐलान तो आया है, अगर हो गया तो उससे कितनी दुनिया को तेल की सप्लाई मुतासर होगी। एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह साहब माहिर हैं बहरी उमूर के, हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया फैसल साहब, आपने वक्त दिया। ज़रा हमें समझाइए, ज़ाहिर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से तो हम सब मुतासर हैं ही, हमारे यहाँ भी तेल की कीमतें और हम जैसे और मुल्कों में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं इसी वजह से, क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी है। अब अगर हूसी बाबुल मंदब भी बंद कर देते हैं तो वहाँ से किस किस मुल्क का तेल गुजरता है और कहाँ कहाँ तक जाता है, दुनिया में कौन कौन सा एरिया है वो उसकी डिपेंडेंसी उस पे है, जैसे हमारी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पे है। शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने का। देखें, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से हम सुनते हैं ना कि 20% दुनिया का तेल और गैस गुजरता है, तो अगर वो बंद हो गया तो दैट मीन्स कि वो 20% का तो डेफिसिट आ गया दुनिया में। बाबुल मंदब से 15% गुजरता है, तो अगर ये बंद हो जाता है तो 20 + 15 35% का आपको डेफिसिट पड़ जाएगा पूरी दुनिया में। एक डैमेज हो जाएगा जो कि 20% से जो 40 दिन में फ़र्क पड़ा है उससे अभी तक दुनिया निकल नहीं पाई है। तो अगर 35% ये हो जाता है, 15% का इसमें इजाफा हो जाता है, तो आप सोचिए कि उसमें कितना टाइम लगेगा। अच्छा, ये जो 20% अभी हुआ था ना, डैमेज हुआ था और इसमें कमी बेशी हुई थी, तो उसमें ऑयल प्राइसेस कोई बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी थी, जितनी एक्सपेक्टेड थी उतनी नहीं बढ़ी थी। उसका एक बड़ा फैक्टर ये था कि चाइना ने अपना इंपोर्ट बिल कम कर दिया था और बहुत सारा जो कमर्शियली अवेलेबल एनर्जी रिसोर्स था चाइना के अंदर वो यूज़ किया उन्होंने और ऑल्टरनेट एनर्जीज पे वो चले गए। लेकिन क्या चाइना विल अगेन डू इट फॉर नेक्स्ट 40 डेज? क्या वो ये बर्दाश्त करेगा डेंट और दुनिया को बचाएगा इस तमाम जो एक्सपेंडिचर है उससे? मेरा नहीं ख्याल कि चाइना अब दोबारा ऐसा, क्योंकि काफ़ी इंडेफिनिट होता जा रहा है। इंडेफिनिट होता जा रहा है और फिर 20 + 15 35%, क्योंकि वहाँ से भी आप देखिए चाइना की कनेक्टिविटी है यूरोप से,
और चाइना की अच्छा, ये कनेक्टिविटी है अगर अफ्रीका से। बाबुल मंदब को भी अगर बंद किया, जो इफेक्ट ऑब्वियसली हो जाएगा, तो कौन से हम देखें दुनिया का कौन सा हिस्सा है? अमेरिका को तो खैर उस तरह फर्क नहीं पड़ना, यूरोप वुड बी इफेक्टेड। यूरोप विल बी इफेक्टेड, फिर चाइना एंड साउथ अमेरिका की कनेक्टिविटी बेसिकली बाबुल मंदब से है, अच्छा। वो इफेक्ट होगी। अमेरिका की सिर्फ 2% डिपेंडेंस है इस रीजन पे, तो अमेरिका शायद इतना इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन पॉलिटिकली अमेरिका को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा अगर बाबुल मंदब ही बंद हो जाता है। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि अगर आप देखें कि हूतीज़ ने जब लास्ट टाइम इसको बंद किया था तो अमेरिकन और ब्रिटिश शिप्स की डिप्लॉयमेंट हुई थी रेड सी में, और ये गारंटी दी गई थी कि शिपिंग कंपनीज को कि आप यहाँ से गुजरें, हम आपको प्रोटेक्शन देंगे। बट आप डेटा अगर उठा के देखें तो वहाँ से लिटरली शिपिंग कंपनीज ने जाना बंद कर दिया था। जिस तरह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में ये कहते हैं कि हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, कोई नहीं लेकिन जाएगा। उस नोट पर देखिए, इसको जो try- शिपिंग कंपनीज है ना, उनका माइंडसेट होता है, वो माइंडसेट ये होता है कि जब तक 200% उनको श्योरिटी ना होना कि ये पानी सिक्योर है, वो वहाँ नहीं जाते वहाँ से। आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को आज तबाह कर दें, ईरानियन नेवी को, IRGC नेवी को, उनकी फिशिंग बोट्स को भी सब कुछ कर दें। ये जो अभी बॉम्बिंग हो रही है ये सारी साउथ ऑफ ईरान में हो रही है, और ये इसीलिए हो रही है कि उनकी जो कैपेबिलिटी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और पर्शियन गल्फ को डोमिनेट करने की, उसको ख़त्म किया जाए। Right. आप कर दें ख़त्म, और आप दुनिया को कहें कि जी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल गई है, आप चले जाएं, मैं आपको गारंटी देता हूँ कोई शिप वहाँ से नहीं गुजरेगा जब तक कि ईरानियन कॉन्सेंट नहीं होगा, जब तक ईरानियंस ये गारंटी नहीं देंगे कि यहाँ से शिपिंग सेफली हो सकती है। यानी कोई रिस्क नहीं लेगा, नहीं लेगा, रिस्क नहीं लेगा। तो लिटरली वो आई थिंक अगर खुली नज़र भी आएगी तो लिटरली इट विल बी क्लोज। अच्छा, कौन कौन से ममालिक हैं ज़ाहिर है जो फुली डिपेंडेंट हैं ऑन दिस ट्रेड? जिस तरह हमारा तेल, हमारा एनर्जी का इन्हिसार ही इस पे है। अब अगर बाबुल मंदब भी बंद होता है, दुनिया का 15% उससे मुतासर होगा, लेकिन कौन कौन से ममालिक हैं इन द वर्ल्ड जो 80-90%, 70% उनकी एनर्जी डिपेंडेंसी इन्हीं रास्तों पे है? देखिए 80-90% तो किसी एक रास्ते पे नहीं होती, मुख्तलिफ होती है, लेकिन अब देखें आप कोरिया 27% उसका इस रीजन पे है, गल्फ रीजन पे है, तो जाहिर बात है कि बाकी 30-40% उसका साउथ अमेरिका पे भी है। तो इसी तरह जापान है, तकरीबन 30% उसका डिपेंडेंस है इस रीजन हम पे। पाकिस्तान की बात करें, हमारा जो पाए है उसमें कितना फीसद किस पे डिपेंडेंट है? हम तो 90% हमारा जो ट्रेड है दैट इज़ वाया सी, और 80% ऑयल एंड गैस इज़ वाया सी। तो हमारा 80% का 90% इज़ फ्रॉम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। ओके। अच्छा, लेकिन अभी आपने कहा कि कोई भी 80-90% इस तरह नहीं करता एक ही रूट पे, तो हमने क्यों कर लिया? हम प्रॉक्सिमिटी में है ना, वी आर वेरी क्लोज बाय, That's तो हमें तो right. हमें economically makes sense. इकोनॉमिकली इट मेक्स सेंस कि आप ज्योग्राफिकली कनेक्टेड हैं उस इलाके से। अब नोबडी एक्चुअली विजुअलाइज कि ये सिचुएशन हो जाएगी तो हमें कोई एनर्जी रिसोर्स डाइवर्स करना चाहिए। Right. लेकिन मेरा ख्याल है इट इज़ वेरी लॉजिकल। अच्छा सर, ये बताएं कि अभी इस पूरे साल में, मतलब ऑलमोस्ट पूरा साल हमने देख लिया है कि इकोनॉमिकली वाइबल होगा, लेकिन फिर भी इतना डिपेंडेबल नहीं रहा, बिकॉज ऑब्वियसली हर 2 दिन बाद स्कर्मिशेस वगैरह हो जाती हैं। अभी भी हमें नहीं पता कि ये एंडिंग किधर होनी है, ये इसी तरह ही बंद रहेगा, मुतनाज़ रहेगा। वी शुड बी लुकिंग एट ऑल्टरनेटिव्स, राइट? कोई वायबल ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए? देखिए 2-3 चीज़ें हैं। ये जो आप बात कर रही हैं ना कि हमें ये नहीं पता क्या होगा, मेरा ख्याल है कि हमें पता है क्या होगा। ओके। ये रुकेगी जंग, लेकिन स्टेट इवेंचुअली लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का स्टेटस एंड स्टेचर दोनों चेंज हो जाएंगे इसके बाद। स्टेटस इस तरह कि इट विल नॉट बी स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ व्हाट इट वाज बिफोर 28 फरवरी, राइट? somebody will be controlling it, either Iran or anybody else, क्योंकि अब लोगों को ये पता चल गया है कि it becomes a nuisance। तो ईरान अगर इसको छोड़ता है तो ईरान को पता है कि बाकी दुनिया आ जाएगी और फिर बाकी दुनिया की नेवीज मेरे पानियों में फिर रही होंगी, विच ईरान विल नॉट अलाउ। दैट्स वाई वो कहता है मैं इसको कंट्रोल करूंगा, ये उसकी मजबूरी बन गई है। तो स्टेटस चेंज हो जाएगा, उसके अब क्या रिपरकशंस होंगे ये विल हैव टू डील विद इट, हमें उसके लिए बातचीत निगोशिएशन करनी पड़ेगी। स्टेचर चेंज हो जाएगा, स्टेचर इस तरह चेंज हो जाएगा जो खत्ते के ममालिक हैं इंक्लूडिंग ईरान, दे विल नाउ फाइंड ऑल्टरनेटिव्स टू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। यानी अब ईरान की भी कोई पाइपलाइन ऑयल एंड गैस की नॉर्थ एंड साउथ रन नहीं करती है या ईस्ट एंड वेस्ट रन नहीं करती है। वो खार्ग आइलैंड पे सब कुछ जमा करते थे और वहाँ से फिर उसको बाई सी ट्रांसपोर्ट करते। अब वो भी सोचेंगे कि हमें एक पाइपलाइन पाकिस्तान में भी गुजारनी चाहिए, हमें एक पाइपलाइन अज़रबैजान से गुजारनी चाहिए, तुर्की से गुजारनी चाहिए, तुर्कमेनिस्तान से गुजारनी चाहिए, ताकि हमारी एक बचत हो अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे कुछ होता है। इसी तरह जो बाकी अरब ममालिक हैं वो सोचेंगे कि हमें ओमान, सऊदी अरब, यमन इनकी पोर्ट्स को अब यूज़ करना चाहिए, तो हमें पाइपलाइंस यहाँ तक लेके जानी चाहिए। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, एक्सपेंसिव ऑल्सो, बट मेरा ख्याल है अल्टीमेटली दुनिया ये खित्ता इस पे जाएगा। सो दुनिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे अपनी डिपेंडेंस अब कम करेगी।
इस आफ्टर दिस ज़ाहिर कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहा है। और ना सिर्फ स्टेट ऑफ हॉर्मुज बल्कि एक प्रेसिडेंट बन जाएगा कि बाकी जितनी स्टेट्स हैं, मलाका है, बाबुल मंदब है, इन पे भी किसी तरह डिपेंडेंस को कम बिल्कुल, किया मतलब क्योंकि एक एग्जांपल देख लिया ना सामने, तो कल को कुछ भी हो सकता है। आप बताएं कि पाकिस्तान ईरान पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन की तो कब से बातें हो भी रही हैं, और फिर बट इट नेवर फिर रियली sanctions as a गॉट है। ऑन टू इट। अब आपको लगता है कि एक्टिवली काम होगा, सैंक्शंस भी अगर हट जाए, मतलब ऑब्वियसली अ लॉट इज इन द मेकिंग अच्छा, स्टिल। देखिए इसमें एक तो ये मिसनोमर है, लोग कहते हैं जी पाकिस्तान को ब्लेम करते हैं कि आपने पाइपलाइन नहीं बनाई है, ईरान ने तो बॉर्डर तक बना दी है। मैं आपको बताता हूँ, ईरान ने भी बॉर्डर से 100 किलोमीटर दूर तक बनाई हुई है। उन्होंने भी अभी एक 100 किलोमीटर का पैच है जो रहता है उनका भी, उन्होंने ईरान शहर तक अपने और बनाई हुई है। हमारा तकरीबन 500-600 किलोमीटर का रहता है। हमारा ज़्यादा काम है, देयर इज नो डाउट हमारा, लेकिन वो भी बरी जिम्मा नहीं है। अच्छा, ये पाइपलाइन तो उस वक्त मटेरियलाइज होगी जब ओवरऑल सैंक्शंस ईरान पे खत्म होंगी, तो उसका जाहिर बात है कि समर सबको मिलेगा, हमें भी मिलेगा। हम तो ज्योग्राफिकल कंटिन्यूटी है तो हमें सबसे ज़्यादा समर मिलेगा, लेकिन हम उससे पहले ये एक्सपेक्ट कर लेंगे जी क्योंकि हमने मीडिएशन की है तो अब दुनिया इनाम में हमें ये दे देगी, वो दे देगी। मेरा ख्याल है ऐसा नहीं होगा। अच्छा, अभी जो दोबारा ये सारा मामला शुरू हुआ वो यही यहाँ से शुरू हुआ कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे किसकी इजारादारी होती है। चूँकि ईरान के पास जो लेवरेज है, उनको ये महसूस होता है डिप्लोमेसी के बावजूद भी कि अगर ये हाथ से गई तो शायद कोई बात ना सुने या उनकी पोजीशन कमज़ोर हो। हालांकि ओमान के पानियों की तरफ से जो ऑल्टरनेट रूट है वहाँ से जा रहे थे, इंक्लूडिंग द कतर एंड सऊदी अरेबिया के वेसल्स। जहाँ से दोबारा लड़ाई शुरू हुई है वहाँ पे बमबारी हो गई, वहाँ पे मिसाइल गिर गए। मतलब आपको क्या लगता है, किसी न किसी अंडरस्टैंडिंग पे आना होगा कि हाँ जी ईरान अपना वाला हिस्सा तो कंट्रोल कर ले, लेकिन जो ओमान वाला हिस्सा है वो खुला रखे, या वो ये कभी नहीं होने देंगे? मेरा ख्याल है कि ईरानियंस ये नहीं होने देंगे। दे वुड लाइक टू हैव कंप्लीट कंट्रोल ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज़। वो चाहेंगे कि ओमान उनके साथ मिलके इसको कंट्रोल करे। ओमान भी तो एक मुल्क है, उनकी क्या राय है? लेकिन अगर ओमान नहीं करेगा तो ईरानियंस के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो सदर्न पोर्शन ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को इम्पीड कर सकें, उसको किसी ना किसी तरह से वहाँ पे फिश शिप्स को डिस्करेज करें कि वो वहाँ से ना गुजरें, वो सिर्फ नॉर्दर्न से गुजरें, विच आई थिंक इज़ नॉट जेन्युइन, नॉट लॉजिकल। ये नहीं होना चाहिए, उनको ओमान के साथ मिल के काम करना। अच्छा, जो माइंस बिछाई जाती हैं, आपका ज़ाहिर तजुर्बा है, हम आपसे सीखना चाहते हैं, समंदरी माइंस किस तरह की होती हैं और ये जो हटाने का काम है इस पे बहुत बात हो रही थी। अमेरिका भी कह रहा था कि हम मदद कर देंगे, फ्रांस भी हम मदद कर देंगे हटाने में। इनको बिछाने से ज़्यादा इनको हटाना मुश्किल काम है क्या? जी देखिए, बिछाने में तो आप फिशिंग बोट पे ले जाएं, माइन को पानी में फेंक दें, माइन जाएगी। लेकिन क्या पानी में से फेंकना होता है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ माइंस जी। एक वो होती हैं जो सी बेड में बैठ जाती हैं जाके, और वो एक स्टैटिक होती हैं, एक जगह पे होती हैं। वो ऐसी मतलब आप कहें कि उनमें सिस्टम होता है कि दे गेस कि अगर एक प्रेशर बन गया है ख़ास तौर पे तो वो समझ जाती है कि शिप मेरे करीब आ गया है, तो ये डिटेक्ट कर लेते हैं, एक्चुएट हो जाती है, फट जाती है। एक माइन होती है जिसके साथ सिंकर लगा होता है और केबल के साथ वो माइन ऊपर लगी होती है, तो सिंकर जाके सी पे बैठ जाता है। हम इसको मूर्ड माइन कहते हैं। इट्स इन मूरिंग पे है वो। शिप पानी के बीच में होती है, यानी शिप ऊपर से नज़र नहीं आएगी शिप को, लेकिन वो पानी के बीच में फ्लोट कर रही है क्योंकि वो सिंकर के साथ नीचे बैठी हुई है, एंकर बांधा हुआ है। उसमें भी यही होता है कि या तो वो टकरा जाए तो फट जाएगी, या वो सेंस कर ले तो फट जाएगी। तीसरी होती है फ्लोटिंग माइंस, जिनको आप पानी के ऊपर डाल देते हैं और वो फ्लोट करती रहती है। वेरी डेंजरस, क्योंकि वो तो कहीं भी जा सकती है, किसी को भी मार सकती है। तो आपने डाल दी। अच्छा, अब जो डालता है ना माइन, उसको तो पता होता है कि मैंने ये माइन इस पोजीशन पे डाली है, तो उसके लिए क्लियर करना आसान होता है। लेकिन जो दूसरी अगर कोई कौम आके कहे कि जी हमने माइंस क्लियर करनी है, इट इज़ वेरी 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 डिफिकल्ट एंड डेंजरस ऑपरेशन। आई मीन इट हैज टू बी डन इन अ वे कि आपको अनडू करने के लिए भी आपको एग्जैक्टली पता हो कि हाउ टू डू इट। होना चाहिए, और अगर वो कंट्री जिसने डाली है वो आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रही है, तो इट बिकम्स वेरी डेंजरस। वेरी वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस मिलिट्री ऑपरेशन इज माइन क्लियरेंस, स्पेशली सी माइंस क्लियरेंस। या इट साउंड्स लाइक दैट एज वेल। थैंक यू सो मच, आपने बड़ा इजाफा किया हमारे नॉलेज में भी। और सो दिस इज वेयर वी ऑल स्टैंड। एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद